हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं रिडक्स चैप्टर से। प्यारे बच्चों, आज के चैप्टर हमारा डिस्कशन होगा टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, जो कि इससे क्वेश्चन से आते हैं। और लास्ट में प्यारे बच्चों हम आईआईटी जेईई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का भी डिस्कशन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आ चुके हैं आईआईटी जेईई में और नीट में आए हैं, AIIMS में और AFMC में। तो इनके क्वेश्चन हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, चॉइस ऑफ इंडिकेटर की बात है। सबसे पहले चॉइस ऑफ इंडिकेटर कैसे करते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट खुद एक इंडिकेटर है। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट के अगेंस्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ इंडिकेटर, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इस सेल्फ है या स्वयं एक इंडिकेटर है, इसलिए इसमें इंडिकेटर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस इज दैट द इंडिकेटर यूज्ड इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन to detect these changes in pH are not useful for the reduction titrations, and this difficulty can be overcome in the following three ways. इस परेशानी को तीन तरीके से हम दूर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्या है? One reagent which is itself entirely colored may be used as an indicator. कुछ ऐसे रिएजेंट हैं जो कि काफ़ी गहरे कलर्ड होते हैं, उनको इंडिकेटर के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हुआ और एक्ट्स एज सेल्फ इंडिकेटर इन KMnO4 टाइट्रेशन व्हेन होल ऑफ द रिडक्टेंट, चाहे फेरस अमोनियम सल्फेट हो चाहे ऑक्जेलिक एसिड हो, इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एंड पॉइंट इज रीच्ड एट द एंड पॉइंट द वायलेट कलर ऑफ द KMnO4 solution disappear and lasting a permanent color tinge a pink color is obtained. तो लास्ट में पिंक कलर मिल जाता है प्यारे बच्चों। जब फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ करते हैं तो डार्क पिंक मिलता है, और ऑक्जेलिक एसिड के साथ करते हैं तो लाइट पिंक कलर मिल जाता है प्यारे बच्चों। एंड दिस कलर चेंजेस सो सेंसिटिव दैट इट कैन इजीली बी डिटेक्टेड इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशंस 10⁻⁻⁶ पर मोल डेसीमीटर क्यूब और 10⁻⁶ पर मोल लीटर। If there is no dramatic auto color change with KMnO4 titration, there are indicators which are immediately oxidized after the last drop of the reactant has reacted, producing a dramatic color change. Unlike MnO4- या KMnO4 या Cr2O7 या K2Cr2O7 is not a self indicator. पोटेशियम परमैंगनेट की तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट सेल्फ इंडिकेटर नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि अनलाइक KMnO4 K2Cr2O7 इज नॉट सेल्फ इंडिकेटर, यानी पोटेशियम परमैंगनेट की तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है। देयरफॉर इन K2Cr2O7 टाइट्रेशन सम इंडिकेटर्स इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर यूज्ड। तो प्यारे बच्चों, KMnO4 के साथ अगर टाइट्रेशन चल रहा है तो किसी प्रकार की इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना कोई इंडिकेटर यूज किया जाता है। लेकिन यही टाइट्रेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ किया जाएगा तो इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सेल्फ इंडिकेटर नहीं है। तो इसके लिए दो इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, इंटरनल इंडिकेटर एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर। चलिए देखते हैं इंटरनल इंडिकेटर क्या है। A few drops of internal indicator. A few drops of these indicators are added to the reactant taken in the titration flask. टाइट्रेशन फ्लास्क में जो हम रिएक्टेंट लिए हैं, जिसको हम नॉन सॉल्यूशन कहते हैं, उसमें कुछ ड्रॉप जो है इंटरनल इंडिकेटर हम मिला देते हैं प्रायर टू स्टार्ट द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन को स्टार्ट करने के पहले, फॉर एग्जांपल जैसे डाइफेनिलेमाइन है, डाइफेनिलेमाइन एन फेनिल एंथ्रानिलिक एसिड विद डाइफेनिलेमाइन एट द एंड पॉइंट कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लूज टू ग्रीन और पर्पल टू ब्लू वायलेट। अगर हम इंटरनल डाइफेनिलेमाइन यूज करते हैं
तो कलर जो है ब्लू वायलेट मिलता है लास्ट में, या तो पर्पल या ब्लू वायलेट मिल जाता है। लेकिन अगर एन फेनिल एंथ्रालिनिक एसिड यूज करते हैं तब इन कलर में जो है ग्रीन टू वायलेट रेड कलर हमको मिलता है। ये कलर आपको याद रखना होगा कि अगर डाइफेनिलेमाइन लेते हैं तब तो पर्पल टू ब्लू वायलेट हो जाता है, और एन फेनिल एंथ्रालिनिक एसिड लेते हैं तब वायलेट रेड कलर हमें मिल जाता है। और एक्सटर्नल इंडिकेटर की बात करें तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है K3FeCN6, ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, दैट इज यूज्ड एज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर ड्यूरिंग द टाइट्रेशन के दौरान इसे एक्सटर्नल इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं प्यारे बच्चों। द फेरस साल्ट अगेंस्ट K2Cr2O7 सॉल्यूशन, सेवरल ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर आर राइटेड प्लेस्ड साइड बाई साइड ऑन ग्लेज्ड टाइल। एक ग्लेज्ड टाइल पर कई ड्रॉप इंडिकेटर के रख दिए जाते हैं, कई ड्रॉप 6, 7, 8 कुछ भी ड्रॉप रख दिए जाते हैं। अ ड्रॉप ऑफ ऑक्सीडाइज्ड सॉल्यूशन इज टेकन आउट विद ग्लास रॉड आउट ऑफ टाइट्रेशन फ्लास्क and touched with the drops of the indicators from the time to time during the course of the titration। इस तरह से टाइट्रेशन फ्लास्क से ग्लास रॉड के हेल्प से कुछ ड्रॉप सोल्यूशन निकाल करके इस ग्लेज्ड टाइल पर टच कराते हैं। इन बिगिनिंग द कलर इज ब्लू, शुरू में तो देखा जाए तो कलर नीले रंग का होता है, फिर चेंजेस टू ग्रीन एंड फाइनली टू ब्राउनिश येलो, जो कि धीरे धीरे ग्रीन में बदल जाता है और फाइनली ब्राउनिश येलो कलर जैसा ले लेता है। दज एट इन पॉइंट द कलर इज ब्राउनिश येलो, इसका मतलब होता है कि लास्ट में एंड पॉइंट में ब्राउनिश येलो ही रह जाता है। एंड देयर इज नो चेंज इन दिस कलर। अंदर इंडिकेटर विच हैज बीन यूज्ड इन रिडक्स रिएक्शन इज स्टार्च, दूसरा इंडिकेटर है स्टार्च विच प्रोड्यूसेज इंटेंस ब्लू कलर विद मॉलिक्यूलर आयोडीन, जो कि मॉलिक्यूलर आयोडीन के साथ बहुत गहरा नीला देता है, कलर देता है। द यूज ऑफ दिस इंडिकेटर इज हाउएवर लिमिटेड to only those reagents which can either oxidize iodide ion or such as copper ions or reduce I2 such as thiosulfate ions। तो इसके जगह पर करते हैं। ज़रा देखा जाए, कॉपर आयन है, आयोडाइज आयन ऑक्सीडाइज्ड हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे करके। अब यहाँ पर आयोडीन मॉलिक्यूल सल्फेट आयन से रिड्यूस हो गया इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो इस तरह से देखा जाए सॉल्यूशन हुज नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी इज नोन, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी नॉर्मलिटी मोलरिटी का मतलब ज्ञान रहता है, मालूम रहता है, ज्ञात रहता है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इंडिकेटर क्या होता है? एन इंडिकेटर इज एन ऑर्गेनिक डाई विच चेंजेज कलर विद द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एट द इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट। इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है तब जब हमें एंड पॉइंट मिल जाती है। फिर आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू मॉलिक्यूलर I2 इंटेंस ब्लू कलर इज अपीयर। जब आयोडाइड आयन मॉलिक्यूलर I2 में आयोडीन में रिड्यूस और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो गहरा नीला कलर मिलता है। लेकिन वहीं उल्टा कर दिया जाए कि however when I2 molecule is reduced to I- ions the intense blue color is disappear, गायब हो जाता है। जब आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा I2 में तब तो ब्लू कलर मिलेगा। जब आयोडाइड आयन जो है, जब I2 जो है आयोडीन मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा आयोडाइड आयन में तब तो ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए कि इट इज़ नोटेड दैट I2 इज इंसॉल्युबल इन वाटर। आयोडीन मॉलिक्यूल पानी में घुलनशील नहीं है, इंसॉल्युबल है। तो इट डिजॉल्व रेडली, आसानी से घुल जाता है इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, बिकॉज पोटेशियम आयोडाइड फार्म्स KI3। तो आयोडीन अकेले देखा जाए तो अकेले आयोडीन पानी में नहीं घुलता, लेकिन पानी में थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड मिला लीजिए तो बड़ी आसानी से आयोडीन घुल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों KI3 बन जाता है, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड बन जाता है। अब देखते हैं कि जो क्वेश्चंस IIT JEE और नीट में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके लाए हैं। देखिए, which of the following is the state of reducing agent?
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये देखना है कि एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जिसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जिसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही। देखे ये आपका आंसर यहाँ पर सी है। कैसे? -I(Na)Fe+2। तो all the three have already their minimum oxidation number and hence their oxidation can only increase by losing electrons and hence act as an reducing agent। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ SO3-2 इन एसिडिक सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका आंसर हो जाता है सी, है ना। सीधी सी बात है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाता है 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो है मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज नीडेड, ये 1 हो जाएगा। इसमें आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो मोल है एक ही मोल यहाँ पर खर्च हो रहा है, केवल 1 मोल पोटेशियम परमैंगनेट खर्च हो रहा है। तो इसलिए आपका आंसर 1 होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लास्ट है जो कि AIPMT 2008 में आ चुका है। AIPMT में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था पहले, 2008 में आ चुका है ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी 7.5 मोल, 0.2 मोल, 0.6 मोल्स एंड 0.4 मोल्स। सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो पोटेशियम परमैंगनेट का रिडॉक्स रिएक्शन लिख लीजिए। MnO4 8H+5E 5 इलेक्ट्रॉन लगे रिडक्शन में, ये हो गया। फिर फेरस ऑक्सलेट का देखिए यहाँ पर 2 से ये हो गया। अब आप इसका हाफ रिएक्शन लिखिए Fe2 फेरस से फेरिक हो गया, और ये ऑक्सलेट से देखिए CO2 2 हो गया, है ना। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लगे यहाँ पर, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से देखा जाए तो जब जो है 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 मोल के लिए कितना हो गया 3/5 हो जाएगा। तो इस 3/5 हो जाएगा, यानी 0.56। देखिए इन 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट लूजेस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एक्सेप्ट्स 5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 3 मोल होता है तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट 3 मोल ये लूज करता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक्सेप्ट करता है 5 मोल, है ना। तो अब जो है 1 इलेक्ट्रॉन होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ, अगर 1 मोल रहे तब कितना होगा, तो 3/5 हो जाएगा, 0.6 मोल। या इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 5 6 या 30 डेसिमल लगा करके। तो ये क्वेश्चन हो गया AIPMT में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।